उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे। आम आदमी पार्टी ने आज अपनी तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी है और इस लिस्ट में 9 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। आम आदमी पार्टी अब तक 51 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। आज जारी लिस्ट में सबसे बड़ा नाम खटीमा सीट से है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर को खटीमा सीट से पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और इसके अलावा पुरोला विधानसभा से प्रकाश कुमार को टिकट मिला है। देवप्रयाग से उत्तम भंडारी को टिकट मिला है। सहसपुर में भरत सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। मसूरी में श्याम बोरा को टिकट मिला है। झबरेड़ा में राजू विराटिया को उम्मीदवार बनाया गया है और डीडी हाट से दीवान सिंह मेहता को टिकट दिया गया है। लालकुआं से चंद्रशेखर पांडे को टिकट दिया गया है। नानक मत्ता से आनंद सिंह राणा को टिकट दिया गया है। तो आपकी तीसरी लिस्ट जारी हो गई है। डीडी हाट से दीवान सिंह मेहता को टिकट दिया गया है। लालकुआं से चंद्रशेखर पांडे को टिकट दिया गया है। नानक मत्ता से आनंद सिंह राणा को प्रत्याशी बनाया गया है। हालांकि चुनौती बहुत ज्यादा नजर भी आ रही है, लेकिन अब देखना होगा कि जिन उम्मीदवारों को आपने चुनावी मैदान में उतारा है, क्या 2022 की नैया पार हो पाएगी। बीजेपी में टिकट पर संग्राम तेज हो गया है। लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। दिलीप रावत ने कहा है कि बहुत से लोग मुझे अन्याय विधानसभा से चुनाव लड़ने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन मेरे पास एक ही पार्टी है और एक ही विधानसभा। दिलीप रावत ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा है कि मेरे पास एक ही पत्नी का भी विकल्प है, बहुतों के पास बहुत विकल्प है। हालांकि दिलीप रावत ने नाम नहीं लिया है, लेकिन उनका निशाना सीधे सीधे हरक सिंह रावत की तरफ था। हरक सिंह अपनी बहू के लिए लैंसडाउन से टिकट मांग रहे हैं, इसलिए दोनों के बीच ठनी हुई। मेरे पास बहुत सारे लोगों के सुझाव आ रहे हैं कि आप दूसरी विधानसभा से लड़ लो। मेरा तो तुमसे यही कहना है कि मेरे पास एक ही विधानसभा है, लैंसडाउन विधानसभा, और एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। वो ऐसी ही है जैसे मेरे पास एक ही पत्नी का विकल्प है। इसलिए बहुत सारे लोगों के लिए मेरा निवेदन है, आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, हर चीज के विकल्प हैं, तो वो तो कहीं भी तलाश सकते हैं अपनी व्यवस्था। बीजेपी में भी टिकट फाइनल करने शुरू हो गए हैं। राज्य बीजेपी में टिकटों को लेकर मंथन भी शुरू हो गया है। शनिवार को पार्टी ने कोर ग्रुप के साथ ही चुनाव समिति की मीटिंग भी बुलाई है, जिसमें दावेदारों का पैनल तैयार किया जाएगा और फिर दिल्ली से फाइनल नामों की घोषणा होगी। बीजेपी के लिए टिकट आवंटन इस बार महाभारत साबित होने जा रहा है। यही कारण है कि बीजेपी अलग अलग लेवल पर कई बार रायशुमारी कर चुकी है। सभी 70 विधानसभाओं में ऑब्जर्वर भेजकर दावेदारों की लिस्ट भी मंगा ली गई है। एक एक सीट से कई दावेदार हैं, लिहाजा अब कोर ग्रुप और चुनाव समिति की बैक टू बैक मीटिंग्स बुलाकर इन्हें शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है। कोर ग्रुप की बैठक में मुझे लगता है प्रत्याशियों पर विचार विमर्श होगा। जो रायशुमारी आई है उसके जो पैनल बनेंगे, और चुनाव समिति की बैठक में आगामी जो चुनाव लड़ना है सारा, उसकी जो तैयारी है उसकी समीक्षा होगी। मीटिंग में हर सीट से 3-3 दावेदारों का पैनल तैयार किया जाएगा, जिसे बंद लिफाफे में केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा जाएगा। माना जा रहा है कि केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड 21 जनवरी से पहले कैंडिडेट की पहली लिस्ट जारी कर सकता है। कल कोर ग्रुप की बैठक होने की संभावना है। कल ही स्टेट का चुनाव समिति की बैठक होने की संभावना है। परसों हम लोग दिल्ली जाएंगे, दिल्ली भी बातचीत होगी। उसके बाद फिर केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड होगा, तो उसके बाद जो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा तब हम घोषित करेंगे। यूपी के बगाव से डरी बीजेपी उत्तराखंड में फूंक कर कदम रख रही है। करीब दर्जन भर सीटें उसके लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, जिसमें लैंसडाउन, कोटद्वार, रायपुर, भीमताल, केदारनाथ जैसी सीटें तो शामिल हैं। साथ ही साथ पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत की डोईवाला सीट पर भी तस्वीर साफ नहीं है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। तो वहीं कांग्रेस में टिकट की लिस्ट फाइनल नहीं हो पाई है और इधर हरीश रावत को लेकर रामनगर से नई खबर भी मिल रही है। रामनगर सीट पर कांग्रेस के 4 में से 3 दावेदारों ने हरीश रावत के समर्थन में अपनी दावेदारी वापस ले ली है और प्रस्ताव पास करके पार्टी को भेज दिया है। तीनों ही दावेदारों ने कहा है कि हरीश रावत रामनगर से चुनाव लड़े,
संजय नेगी, पुष्कर दुर्गापाल और आशा विष्ट ने हरीश रावत से रामनगर आकर चुनाव लड़ने की मांग की है और कहा है कि अगर हरीश रावत रामनगर से चुनाव लड़ते हैं तो वो अपनी दावेदारी वापस लेते हैं। हालांकि रामनगर सीट पर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत पिछला चुनाव लड़े थे और रणजीत रावत इस बार भी सीट पर दावेदारी कर रही हैं। वहीं हरीश रावत की सीट को लेकर इस बार कई कयास भी हैं। डीडी हाट में तो सभी कांग्रेस दावेदारों ने हरदा के समर्थन में प्रस्ताव भी पास किया था और यहाँ आपको बता दें कि 4 में से 3 ने रावत का समर्थन भी किया है। और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने विकल्प के तौर पर 2 सीटें इस प्रदेश में अपने लिए जो है होल्ड करा रखी हैं, जिसमें से एक रामनगर और एक डीडी हाट है, जिसका आज हमने प्रस्ताव बनाकर हम तीनों दावेदारों ने एक राय होकर ये कहा है कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री यदि हरीश रावत जी रामनगर से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हम तीनों अपना जो हमारी दावेदारी है हम उस दावेदारी को वापस लेते हैं। 4 दावेदार थे, तीनों एक राय होकर हरीश रावत जी को चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं और चौथे जो यहाँ पर दावेदार हैं मुख्य रूप से हरीश रावत जी, उनसे भी बात करेंगे, उन्हें भी अपने साथ लाने की कोशिश करेंगे। हरीश रावत जी हमारे हाईकमान हैं, जब उन्होंने रामनगर से लड़ना है तो दूसरे का तो जिक्र ही नहीं आना है, फिर दूसरा और तीसरा और चौथा तो कहने का सवाल ही नहीं है। हरीश रावत जी सर्वमान्य नेता हैं और वो लड़ेंगे, हम सब उनके साथ हैं। नहीं लड़ेंगे तो वो परिस्थिति बताएगी। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके पूर्व विधायक मालचंद्र ने एक बार फिर से बीजेपी में जाने की चर्चाओं के बीच मालचंद खुद सामने आए हैं। मालचंद ने बीजेपी में जाने की खबरों का खंडन किया है। मालचंद ने कहा है कि वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं और कांग्रेस में आए हैं तो कांग्रेस में कार्यकर्ता के तौर पर हमेशा बने रहेंगे और बीजेपी में वापस जाने का सवाल ही नहीं है। बताया ये जा रहा है कि मालचंद्र के फिर से बीजेपी में जाने की खबरों के बीच कांग्रेस हाईकमान हरकत में आए और तुरंत ही मालचंद्र से बात की, जिसके बाद मालचंद्र को बयान जारी करने के लिए कहा गया और अब मालचंद्र ने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। इसलिए पहले खबर आई थी कि मालचंद्र को बीजेपी की तरफ से पुरोला का टिकट देने का वादा किया जा रहा है और खबरें ये भी थी कि टिकट मिलने के एवज में मालचंद्र कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी जा सकते हैं। हालांकि अब इसका खंडन कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में सम्मिलित हुआ हूँ और मैं कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और निष्ठावान कार्यकर्ता के जैसे कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता रहूँगा और एक सिपाही की तरह पार्टी का काम आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास करूँगा। किसी प्रकार से कोई भी दुविधा नहीं है कि जो टीवी चैनलों पे किसी के माध्यम से चलाया जा रहा है वो गलत है। मैं कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। बीजेपी ने आज से वर्चुअल जनसभा की शुरुआत कर दी है। आज देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ विधानसभा में लोगों को वर्चुअली संबोधित किया है। सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए बद्रीनाथ की जनता से 2022 के लिए आशीर्वाद मांगा है और इसके साथ ही सीएम ने कहा है कि अब वो 3 से 4 विधानसभा में रोज वर्चुअल रैली करेंगे। वहीं एक परिवार से एक टिकट की बात पर सीएम ने कहा है अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी और ये देश काल परिस्थिति पर निर्भर करेगा और यही बात हर सीट पर टिकट के दावेदारों पर लागू होगी। आपने जो मुझे भरोसा दिया है, कोरोना के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। जनता के बीच जाकर प्रचार नहीं हो पा रहा है। ऐसे में 15 जनवरी के बाद भी रैली जनसभा को लेकर चुनाव आयोग से राहत की उम्मीद कम है और ऐसे में किसने क्या सोचा है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में जिस रफ्तार से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए रैली जनसभा को लेकर कोई बड़ी राहत चुनाव आयोग की तरफ से मिल नहीं रही है। चुनाव आयोग 15 जनवरी यानी कि शनिवार के बाद भी रैली जनसभा रोड शो पर रोक जारी रखने जा रहा है। अब बीजेपी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर मजबूत है और शुक्रवार को मुख्यमंत्री धामी ने बद्रीनाथ विधानसभा में वर्चुअल रैली को संबोधित किया और हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री अब रोजाना 3 से 4 विधानसभा क्षेत्रों में वर्चुअल रैली करेंगे। आज भी मैंने बद्रीनाथ विधानसभा की वर्चुअल आज रैली की है। वर्चुअल मैंने लोगों को संबोधित किया है, अपना विचार लोगों के सामने रखा है और शाम को भी करूंगा। प्रत्येक दिन हम 2, 3, 4 विधानसभाएं डेली करेंगे और उसके अलावा जैसे जैसे ये ओमिक्रॉन कम होगा
तो जो प्रोटोकॉल है उसके तहत जो है लोगों के बीच में भी जाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने वर्चुअल काम तेज करने का प्लान बनाया है, लेकिन कांग्रेस के वो बड़े नेता फिलहाल दिल्ली में टिकट के झंझट में उलझे हुए हैं जिन्हें प्रचार का काम करना है। हालांकि संगठन महामंत्री का कहना है कि बस 2-3 दिन की बात है और फिर वर्चुअल से लेकर बूथ लेवल तक 5 लोगों की टोली काम करना शुरू कर देगी। सोशल मीडिया में कांग्रेस कहीं कमजोर नहीं है। आप देखिए हरीश रावत जी रोज कम से कम 2 या 3 विधानसभाओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे हैं और हमारे संभावित जितने भी उम्मीदवार हैं आप देखिए सब क्षेत्र में, कोई दिल्ली नहीं है। हाँ ठीक है, हमारे 3 बड़े नेता दिल्ली में इस समय हैं क्योंकि टिकट का मामला है, उम्मीदवारों के चयन से संबंधित बैठकें हो रही हैं। कोरोना की तीसरी लहर में जिस रफ्तार से केस बढ़ रहे हैं उसने राजनीतिक दलों और नेताओं की टेंशन बढ़ा रखी है और भीड़ में जाकर अपनी बात रखने और जनता का मूड भांपने वाले नेताओं को लग चुका है कि इस बार चुनाव प्रचार का काम आसान नहीं है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। सीएम धामी ने ऐलान किया है कि वो अपनी सीट खटीमा से ही अगला चुनाव लड़ने जा रहे हैं और साथ ही हरीश रावत पर भी हमला किया है। हरदा उन्हें अनुभवहीन होने की भूल न करे। हल्द्वानी पहुंचे सीएम के साथ न्यूज़ 18 ने खास बातचीत की है। क्या उन्होंने कहा, आप पे सुनिए। चुनाव के ऐलान के साथ ही उत्तराखंड में भी सब कुछ चुनावी हो चुका है। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार चुनावी दौरे कर रहे हैं। सीएम साहब आज हल्द्वानी पहुंचे हुए हैं। सीएम साहब, एक चर्चा लगातार उठ रही है क्योंकि आपका ताल्लुक कुमाऊं से है और ये चर्चा उठ रही है कि आप चुनाव कहां से लड़ेंगे, इस पर एक सवाल उठ रहा है, संशय बरकरार है, विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है। तो आज न्यूज़ 18 से आप क्लियर कर ही दीजिए कि आखिर सीएम साहब अगला जो चुनाव है वो कहां से लड़ने जा रहे हैं। नहीं, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि कहीं और जाने का कोई प्रश्न नहीं है। मैं खटीमा में बड़ा हुआ हूँ, खटीमा में पला हूँ। खटीमा के महान जनता ने मुझे लगातार उस क्षेत्र से सेवा करने का हमेशा उन्होंने अवसर दिया है और मैं पिछले दिनों गया था खटीमा। ये बात आप ही लोगों के माध्यम से मुझे ही पता लगी कि कहीं से और मैं ऐसा सोच रहा हूँ या पार्टी ऐसा सोच रही है। कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, ये मनगढ़ंत बातें और प्रक्रिया चल रही है। अभी हमारी कल चुनाव समिति की बैठक होगी प्रदेश की, उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड होगा। सर, क्या कुछ नॉन परफॉर्मिंग जो विधायक रहे हैं या कुछ सीनियर विधायक रहे हैं तो उनके टिकट काटे जा सकते हैं? क्योंकि जो युवा मुख्यमंत्री, युवा चेहरे का नारा बीजेपी दे रही, तो कुछ फ्रेश चेहरे क्या उतारे जा सकते हैं? नहीं, अभी टिकट कटने की और मिलने जैसी कोई बात नहीं है। अभी चर्चा होगी और पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। लेकिन सर, विपक्ष एक बात को लेकर के, विशेष तौर पर हरीश रावत इस बात को लेकर के निशाना बनाते हैं कि आपका अनुभव नहीं है और बहुत कम समय के आप मुख्यमंत्री हैं। इस बात को लेकर के निशाना बनाया जाता है। हरीश रावत जी के पास बहुत बड़ा अनुभव था। 2017 में सब लोगों ने देखा ना उनके अनुभव का नतीजा और उसका परिणाम। और मैं पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ और ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव होता है कि जो किन्हीं पदों पर भी नहीं होते उनको मुख्य सेवक हो या प्रधान सेवक बना दिया जाता है। इसके उदाहरण हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और जिसको भी हमारे यहाँ पार्टी में अवसर मिलता है वो ताबड़तोड़ बैटिंग करता है। मैं कोई अहंकार में नहीं बात कर रहा हूँ। और आपने देखा होगा पिछले 5-6 महीने में हम लोगों ने किस प्रकार से काम किया, प्रदेश की जनता के बीच में जाकर लगातार अपने मंत्रिमंडल में निर्णयों के माध्यम से, सरकार में शासनादेशों के माध्यम से हमने 600 से भी अधिक फैसले लिए हैं। और केवल फैसले ही नहीं लिए हैं, हमने उनके शासनादेश निकाले हैं और उनका वित्तीय प्रबंधन भी किया है, उन पर काम भी शुरू किया है। सर, लेकिन विपक्ष फिर सवाल ये पूछ रहा है कि भाई चेहरा मोदी जी का होगा या फिर धामी जी का होगा या फिर दोनों का संयुक्त रूप से चेहरा होगा? देखिए, हमारे यहाँ मोदी जी के बिना तो अब देश का कोई भी चुनाव होता ही नहीं है। मोदी जी तो रहते ही हैं क्योंकि उनके काम इतने हैं, जन जन और कण कण में मोदी जी विराजमान हैं। तो निश्चित रूप से मोदी जी का चेहरा होगा और मैं मुख्य सेवक हूँ, जनता का सेवक हूँ, तो उनके बीच में मैं अपना आह्वान करूंगा ही करूंगा। पार्टी का आह्वान होगा, लेकिन कांग्रेस बताए कि उनके यहाँ चेहरा कौन है। सीएम पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी दौरे पर पहुंचे हुए हैं और कई सारे बड़े सवाल उन्होंने विपक्ष से पूछे हैं। मसलन विपक्ष ये बताया कि उसका चेहरा कौन है। उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से वो खटीमा से ही अगला चुनाव लड़ने जा रहे हैं। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। आम आदमी पार्टी नेता और सीएम फेस अजय कोठियाल को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का नोटिस जारी किया गया है और 24 घंटे में जवाब मांगा गया है। उत्तरकाशी की गंगोत्री सीट के रिटर्निंग ऑफिसर
चतर सिंह चौहान ने ये नोटिस जारी किया है। यहाँ कोठियाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कोठियाल धनारी पट्टी में ग्रामीण को शॉल भेंट कर रही हैं, जिसे लेकर बीजेपी ने शिकायत की थी और अब चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। आचार संहिता का घोर उल्लंघन हो रहा है। पहले कांग्रेस ने इसका उल्लंघन किया और अब आम आदमी पार्टी के जो दावेदार हैं उन्होंने इसका उल्लंघन किया है। वो गांव-गांव जाकर लोगों को शॉल भेंट कर रहे हैं। ये आदर्श आचार संहिता का बिल्कुल उल्लंघन है। और चलिए अब आपको आज का कोरोना अपडेट बता देते हैं। तो आज फिर से राज्य में कोरोना के मामले 3000 के पार पहुंच गए हैं और 3 लोगों की कोविड से मौत हो गई है। राज्य में पॉजिटिविटी दर जो है 11.48% पहुंच गई है। उत्तराखंड में आज कोरोना के 3200 नए मामले सामने आए हैं। देहरादून में सबसे ज्यादा 1030 मामले आए हैं और इसके अलावा हरिद्वार में 543, नैनीताल में 494 केस, ऊधम सिंह नगर में 429, अल्मोड़ा में 165, टिहरी में 112 और पौड़ी में कोरोना के 131 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में अब कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 12,300 पहुंच गए हैं। सबसे पौराणिक बद्री कहे जाने वाले आदि बद्री धाम के कपाट आज खोल दिए गए हैं। विशेष पूजा अर्चना के साथ कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोले गए हैं, जिसके बाद यहां श्रद्धालुओं ने भगवान नारायण के दर्शन पूजन किए हैं और पूजा कर सुख शांति की कामना की है। आदि बद्री धाम के कपाट साल भर में सिर्फ 1 महीने के लिए बंद होते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही सीमित संख्या में लोगों को यहां दर्शन करने की इजाजत दी जा रही है। मकर संक्रांति के मौके पर बागेश्वर में उत्तरायणी मेले का आयोजन तो नहीं था, मगर यहां बड़ी संख्या में लोग उपनयन यानी जनेऊ संस्कार के लिए पहुंचे। संगम तट और सूरजकुंड में सुबह से ही लोगों की भीड़ लगी रही और कई बच्चों का यहां जनेऊ संस्कार किया गया। आसपास के अलावा दिल्ली, राजस्थान से भी इस खास मौके पर लोग बागेश्वर में सरयू तट पर पहुंचे थे। पहाड़ों में आज मकर संक्रांति के साथ ही घुघुती त्योहार मनाया गया और इस दौरान घरों में पकवान बनाए गए। आपको बता दें, इस त्योहार के जरिए ही खजूर बनाए गए और बच्चों को घुघुती की माला पहनाई गई। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।